हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएसएसबी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें कि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने डीएसएसबी पीजीटी 2016 के प्रश्न पत्र पर बातचीत किया था। उम्मीद है कि वह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज उसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे टीजीटी के एक पेपर पर कि जो डीएसएसबी में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी के प्रश्न कैसे थे और किस स्तर के थे, उसे आप देखिए और ये अंतर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या टीजीटी और पीजीटी दोनों के पेपर्स में कोई अंतर भी है या नहीं है। क्योंकि जो भी पेपर सेट करने वाले होते हैं, वे हमको लगता है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का एक ही टीम पेपर बनाती होगी, तो कोई ख़ास अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं टीजीटी डीएसएसबी के पेपर को। यह पेपर यूपी पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, बी साहित्य रत्न, सी साहित्य वाचस्पति, डी पद्म विभूषण। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी साहित्य वाचस्पति। एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ पर स्थापित है, तो उसका उत्तर प्रयाग है। क्वेश्चन नंबर 2। जायसी किस शासक के काल में थे? ऑप्शन ए शेरशाह, बी अकबर, सी शिवाजी, डी औरंगजेब। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 3। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम है? ए वैद्यनाथ प्रसाद, बी वैद्यनाथ दुबे, सी वैद्यनाथ द्विवेदी, डी वैद्य विनोद द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षार्थियों को फंसाने की दृष्टिकोण से एक ही तरीके का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन बी जो सही है वैद्यनाथ दुबे। क्वेश्चन नंबर 4। किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सियाराम शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी कृति है? ऑप्शन ए अज्ञे, बी राजा कृत्यायन, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे, ठीक है, और हालावाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 6। अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी सिद्धांत है? थोड़ा सा ये वाक्यात्मक त्रुटियां भी डीएसएसबी की परीक्षाओं में भी दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, बी प्लेटो, सी कार्ल मार्क्स, डी लोनजाइनस। तो आप देखेंगे कि अरस्तु और प्लेटो को लेकर कई बार परीक्षाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो डीएसएसबी में उत्तर दिया गया था वो था अरस्तु, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत उन्होंने भी दिया है और प्लेटो ने उनकी शुरुआत की थी अनुकरण सिद्धांत की, लेकिन फेमस जो किया वो अरस्तु ने किया। क्वेश्चन नंबर 7। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मिर्ज़ापुर, डी मुंबई। तो आप देख रहे हैं कि लखनऊ को क्या लिखा हुआ है, लखनऊ। खैर ये मात्रात्मक त्रुटियाँ इस पेपर में भी हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। वर्तमान समय में राजकमल प्रकाशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? तो इसमें ऑप्शन ए नेशनल हेराल्ड, बी दैनिक भास्कर, सी हिंदुस्तान टाइम्स, डी डेक्कन हेराल्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए नेशनल हेराल्ड। और कई बार आप समाचार में भी सुनते होंगे इसके विवाद को लेकर, ठीक है। नेशनल हेराल्ड कभी कभी न्यूज में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? जब मैं पत्रिकाओं का सीरीज चला रहा था तो इसमें लगभग छायावादोत्तर या समकालीन पत्रिका तक मैंने विचार किया है, तो आप उस लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए। और उसमें मैंने बताया कि प्रेमचंद ने सन 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसमें सही उत्तर जो है वो सी है, ए सरस्वती, बी धर्मयुग, सी हंस, डी सारिका। तो हंस का प्रकाशन इन्होंने किया, कहाँ से किया था? काशी से किया था। और बाद में
राजेंद्र यादव ने 1982 या 84 के आसपास से दिल्ली से इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? ए जैनेन्द्र, बी प्रसाद, डी महादेवी वर्मा, डी निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। तो यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ए कल सुनना मुझे, बी भूरी भूरी खाक धूल, सी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, डी संसद से सड़क तक। तो इसमें जो ऑप्शन बी है भूरी भूरी खाक धूल, यह मुक्तिबोध की रचना है और बाकी जो तीनों रचनाएं हैं ये सब धूमिल की हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 12, रानी केतकी की कहानी का लेखक है। रानी केतकी की कहानी का लेखक विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, बी इंसाल्लाह खां, सी लाला श्रीनिवास दास, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है इंसाल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है उदय भानचरित भी है और इसका प्रकाशन सन 1803 ईस्वी में हुआ था और इंसाल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया? ए 1963, बी 1967, सी 1949, डी 1945। तो सही उत्तर है इसमें ए 1963। कई बार इसको राजभाषा यानी कि संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था 1949 में, उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है राजभाषा अधिनियम। ठीक है, 1963 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी दीनदयाल उपाध्याय। तो सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी अमीर खुसरो, सी स्वामी प्राणनाथ, डी रसिक राज। तो जैसा आप जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप अमीर खुसरो की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, जो कि आदिकाल के कवि हैं और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवियों में शामिल किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दुलाई वाली किसकी कहानी है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बीकाजी कामाजी, सी बंग महिला, डी सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी होगा बंग महिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? ए फारस के मुसलमान, बी सिंधु घाटी के लोग, सी हिंदुस्तानी समुदाय के लोग, डी हैदराबाद के मुसलमान। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए है फारस के मुसलमान, क्योंकि जो हिंदी शब्द है वो खुद ईरानी शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत का नहीं है, बल्कि ईरानियों ने सिंधु के पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था और वहाँ की भाषा को बोलने जाने वाली भाषा को हिंदी कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे? ए आगरा देखिए गलत लिखा है, बी बनारस, सी लखनऊ, डी दिल्ली। तो सही उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय के वे लंबे समय तक विभागाध्यक्ष थे। नगेंद्र, वही नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है। ध्यान रखिए लिखा नहीं है, संपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 119, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ए मम्मट, बी भट्टलोलट, सी बाणभट्ट, डी भरत मुनि। तो इसमें जो सही उत्तर है काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 120, बघेली यह किस हिंदी की बोली है? बघेली, इसके पहले जब मैं यूपी पीजीटी का एग्जाम पेपर हल करवा रहा था उसमें भी और डीएसएसबी पीजीटी में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए थे भाषा विज्ञान से। तो बघेली यह किस हिंदी की बोली है? ए खड़ी बोली, बी दक्षिणी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा सी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में मैंने फार्मूला बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो यही है प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, प्रश्न घूम फिर कर
सभी परीक्षाओं में एक ही तरीके के पूछे जाते हैं। कई बार छात्र पूछते हैं कि इसका स्तर क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, तो बताया नहीं जा सकता कि क्या लेवल हो सकता है। अगर सरल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो मेरिट हाई चली जाएगी, कठिन क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो मेरिट नीचे रह जाएगी, बस यही अंतर है। क्वेश्चन 21, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? इसमें पूछा ए असत्य, बी सत्य, सी असत्य हो सकता है, डी सत्य भी हो सकता है। ठीक है, भाषा जो होती है वो समाज के सापेक्ष होती है। ठीक है, समाज द्वारा ही निर्मित होती है, तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन 122, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1945, बी 1949, सी 1960, डी 1950। तो सही आंसर जो है बी है 1949। 14 सितंबर 1949 संविधान के 343वें अनुच्छेद के खंड 1 में ये शामिल किया गया कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो इसकी लिपि होगी वो देवनागरी लिपि, और जो अंक होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही अंक प्रयुक्त होंगे, 1 2 3 4 जो भी हैं। तो ये कई बार तो अनुच्छेद 343 पूछ देता है, और कई बार 343 1 2 3 4 ऐसे करके ब्रैकेट में जो रोमन अंकों में लिखा रहता है वैसे भी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 23, अवहट्ट का तात्पर्य क्या है? ए परिनिष्ठित अपभ्रंश, बी अवधि, सी सधुकड़ी, डी ब्रज। तो सीधे सीधे इसका सही उत्तर है ए है परिनिष्ठित अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदुमती के रचनाकार हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, सी। विद्यापति की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 25, तो ए छत्तीसगढ़ी, बी भोजपुरी, सी प्राकृत, डी मैथिली। तो विद्यापति की जो भाषा है वो ऑप्शन डी सही है, मैथिली, और इसी से जुड़ा हुआ इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी कामसूत्र, सी नाट्यशास्त्र, डी साहित्य दर्पण। तो लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, इसमें कुल 8 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रानी केतकी की कहानी की भाषा? ऑप्शन ए दक्षिणी हिंदी, बी हिंदुस्तानी, सी कन्नौजी, डी बघेली। सही उत्तर है इसका हिंदुस्तानी। और रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां, जो कि इसी पेपर में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ परिवार मतलब जो भारत के दक्षिण में बोली जाती भाषा है उसकी एक परिवार है। खासतौर से भारत में 2 परिवार, भारत की भाषाएं 2 परिवारों में बटी हुई हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। तो उसमें पूछ रहा है कि नहीं है, द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा नहीं है। ए एस्तोनी, बी कन्नड़, सी बाहुई, डी तमिल। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए एस्तोनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को कहते हैं ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशी, डी तत्सम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तत्सम होगा, क्योंकि जो हिंदी में सीधे संस्कृत से आते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जो इनका थोड़ा सा बिगड़ा रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। और देशज विदेशज, देशज जो लोकल क्षेत्रीय स्थान में जिसको बोला जाता है वो देशज हो जाता है, और विदेशी जो जैसे कि अलमारी हो गया पुर्तगाली शब्द है वो विदेशी के अंतर्गत में आएगा। जैसे चाय हो गया जो चीनी शब्द है, रिपोर्ताज जो कि फ्रेंच शब्द है। ठीक है, तो ये सब विदेशी हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को कहा जाता है तत्सम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ए अंग्रेजों द्वारा, बी ग्रीक निवासियों द्वारा, सी दक्षिण भारतीयों द्वारा, डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो इसमें इंडिया जो शब्द दिया गया वो ग्रीक निवासियों द्वारा दिया गया है, और ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया होगा, लेकिन सही उत्तर क्या है? ग्रीक निवासियों द्वारा कहा गया इसको इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, मागधी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? अब ध्यान दीजिए, इसको माधवी लिख दिया है, लेकिन सही क्या होगा? मागधी। मतलब कि डीएसएसबी में भी त्रुटियां बहुत सारी हो रही हैं। जो भी पेपर सेट करने वाले हैं पता नहीं किस जल्दीबाजी में रहते हैं, और एक बार प्रूफ रीड करने का भी उनको समय नहीं रहता है। कितने बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, इसका एक उदाहरण भी है। खैर, प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हमें खुद से इसमें संशोधन करना पड़ेगा।
माधवी मतलब मागधी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी अवधी। तो पाली भाषा को मागधी भी कहा जाता है। जब आप अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राकृत से संबंधित मेरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो और क्लियर होगा। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए उसे। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका, अभी मैंने पत्रिकाओं के बारे में चर्चा किया हुआ था, देख लीजिए। ए जागृत भारत, बी उदंत मार्तंड, सी जनवाणी, डी उदयमान भारती। तो सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड, जो कि सन 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर के संपादन में निकला हुआ था, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये पहला पत्र है और ये क्या था? साप्ताहिक था। ये सारे डिटेल मैंने बतलाया हुआ है हिंदी पत्रकारिता के जो 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं उस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 33, गा कोकिल बरसा पावक कर्ण, यह पंक्ति किनकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गा कोकिल बरसा पावक कर्ण, यह है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा। क्वेश्चन नंबर 34, कबीरदास के गुरु हैं? ए चैतन्य, बी वल्लभाचार्य, सी रैदास, डी स्वामी रामानंद। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यूपी पीजीटी 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कबीरदास के गुरु से संबंधित आया था, लेकिन उसमें ऑप्शन सब गलत दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही दिया है। तो इसमें सही उत्तर होगा डी स्वामी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 35, बीजक नामक ग्रंथ के संपादक थे? बीजक जो कि कबीर के काव्यों का संकलन है, पदों का, साखियों का, दोहों का, उसके संपादक कौन थे? आधुनिक काल में ये संपादक नहीं हुआ करते थे, बल्कि भक्ति काल में भी कुछ संपादक थे। ऑप्शन दिया है ए कबीरदास, बी धर्मदास, सी सूरदास, डी मलुकदास। सही उत्तर है धर्मदास, जो कि कबीर के शिष्य थे और उन्होंने इसका संकलन किया। धर्मदास छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और वहाँ पर भी कबीर पंथियों का एक जगह है, जो लोग छत्तीसगढ़ के होंगे वो जानते होंगे, और एक तो जिले का नाम ही है कबीरधाम। खैर, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान में रखें कि बीजक ग्रंथ का संपादन किया था धर्मदास ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। सही उत्तर है अकबर। अकबर दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन संत नहीं है? ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर संत कभी नहीं पूछा है। ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी नरोत्तम दास, डी दादू। ठीक है, तो अब संत कवि कौन नहीं है इसमें? तो सही उत्तर होगा सी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 38, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है? ए साहित्य लहरी, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी गुलशने इश्क। ठीक है, तो इसमें जो इन ऑप्शन के आधार पर जो होना चाहिए, इसमें उत्तर दिया है पद्मावत। ठीक है, 139, क्वेश्चन नंबर 39, अष्टछाप की रचना किसके द्वारा हुई? अष्टछाप की रचना किसके द्वारा हुई? ए विट्ठल दास, बी सूरदास, सी नरोत्तम दास, डी नंददास। तो सन 1565 ईस्वी में विट्ठल दास ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? ए सूरदास, बी जयदेव, सी मलुकदास, डी चैतन्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी जयदेव। अच्छा, ये जितने भी आंसर हैं ये मैं डीएसएसबी के आंसर की के आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है कि एक दो प्रश्नों के विवादित आंसर हो सकते हैं, फिर भी कोशिश है कि पूरी छानबीन के बाद ही मैंने इन आंसर को रखा है, वरना जहाँ पर लगा कि गलत है तो उसको खुद से सुधार करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 41, तुलसीदास की मृत्यु तिथि है? तिथि शब्द देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अब ये संवत में मृत्यु तिथि दिया हुआ है। ए संवत 1581, बी संवत 1680, सी संवत 1685, डी संवत 1448। तो पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए कि अगर ये संवत में दिया गया है तो निश्चित तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से ये प्रश्न बना हुआ है। तो तुलसीदास की मृत्यु तिथि, बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछा गया, अब तक जन्म तिथि पूछी जाती थी, लेकिन मृत्यु तिथि पूछी गई है संवत 1680 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी
महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इंद्रनाथ मदान। तो इसमें सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सही मायने में इनको कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि केशव हृदयहीन कवि थे, उनके पास हृदय नहीं था। और आप पढ़ेंगे देव ने सही मायने में इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मिश्र बंधुओं की किताब में आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तथ्य के रूप में जब मैं रीतिकाल पर बातचीत कर रहा था तो वहाँ पर इसका जिक्र किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पेज नंबर भी दे दूँगा। देव ने सटीक रूप में कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत थे, लेकिन क्या है कि किताबों में चल पड़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और यही धीरे धीरे स्थापित हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ही सबसे पहले आता है। और ये मेरी बात को क्लियर करने के लिए आप लोग ज़रूर एक बार किताब को खोलकर देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को। अगर उसमें मिलेगा कठिन काव्य का प्रेत तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक मुझे नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 43, बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है? तो ए 700, बी 750, डी 710, सी 710, डी 726। तो अब आप देखिए, सही मायने में तो 713 और 719 की बात होती है। कोई भी विकल्प इसमें से नहीं मिल रहा है, तो इस प्रश्न को तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए नज़दीकी में जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया है। ए गंगा लहरी, बी साहित्य लहरी, सी सुरसागर, डी सुर सरावली। तो सूरदास की कृति गंगा लहरी नहीं है, बल्कि ये पद्माकर की है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अब देखिए बार बार नहीं नहीं करके सवाल आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है। ए कुरुक्षेत्र, बी करुणालय, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी सामधेनी। तो इसमें सही उत्तर है बी करुणालय। जयशंकर प्रसाद की रचना है करुणालय। ठीक है, और बाकी जितनी रचनाएं वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो इसमें सी बी आंसर होगा करुणालय। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? ए गबन, बी प्रेमाश्रम, सी मंगलसूत्र, डी निर्मला। तो सही उत्तर होगा मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण था। ठीक है। 47, भारत दुर्दशा के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी उदयशंकर भट्ट, सी बालमुकुंद गुप्त, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? तो यहाँ पर भी नहीं शब्द जो दिया गया है, कौन सा नहीं है? तो विकल्प दिया गया है निर्मल वर्मा ए, बी नरेश मेहता, सी राजेंद्र यादव, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो सही उत्तर है राजेंद्र यादव, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किन्हें राष्ट्रकवि कहते हैं? ए सिया राम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही आंसर है बी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी श्याम नारायण पांडे, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें जो सही आंसर है ए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर पुकारा जाता है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 के तहत 1 से 50 प्रश्नों का मूल्यांकन किया, उनके उत्तरों को जाना और ये देखने की कोशिश की कि DSSB TGT में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तब तक इस पार्ट को आप लोग देखिए, दूसरे पार्ट में जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट्स कर जरूर बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है।